Good morning, students. Now I start our today's geography class. And as a previous class, we learned about different indicators in the concern of human development. Now our next topic is Human Development Index in India, and we get now learn about the different states' performance regarding human development, and we see the different approaches was started by states और इसके साथ साथ जिन अप्रोचेस के बिहाफ पे ये स्टेट्स अपने आप को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर लेकर के गए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन दीज स्टेट्स स्पेशली इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनल पर्पज से जो काम किया है स्टेट्स ने, अपने यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ाए हैं, आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से प्रारंभ किया है, एंड जो सोशल फैक्टर्स हैं उस पे जिन सोशल फैक्टर्स के आधार पे उन्होंने जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट और सोशल अनरेस्ट था, जो कास्ट के बिहाफ पे इनइक्वलिटीज़ हो रही थी, क्लास के बिहाफ पे इनइक्वलिटीज़ हो रही थी, उन चीज़ों को उन्होंने कम किया, ख़त्म किया, जिसकी वजह से समाज में सुरक्षा का भाव हुआ, एक सिक्योरिटी का एहसास हुआ लोगों के बीच में। सिक्योरिटी के एहसास होने के बाद उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो इक्वली मिलनी शुरू हुई, जिसके बिहाफ पे जो इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो धीरे धीरे ऊपर गया। तो अभी हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर अभी तक हम लोग वर्ल्ड वाइड देख रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत के परफॉर्मेंस को, जो कि 172 देशों में 127 वाला इतिहास वाला 127th वाला पोजीशन रखता है। और अब हम इंडिया के अंदर देखेंगे कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं और जो डिफरेंट हमारे यहाँ यूनियन टेरेटरीज़ हैं वो कैसा परफॉर्मेंस करती हैं, कौन सबसे ऊपर है और कौन सबसे नीचे है। तो आपको पता ही है, बहुत पहले से आप ये चीज़ जानते हैं कि केरला हमारे यहाँ लिटरेसी रेट में सबसे हाईएस्ट रहा है। और लिटरेसी रेट का सही होना ये दिखाता है कि आप और जो कारण है, अगर आप साक्षर हैं तो मानव विकास के लिए जो और कारण हैं उन कारणों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यदि आप साक्षर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको अन्य जो चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे कि आर्थिक गतिविधियों का सही अनुपालन, आप बेहतर तरीके से अपने लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, आप बेहतर तरीके से सामाजिक सुरक्षा की मांग कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो सामाजिक बुराइयां हैं समाज में, वो बुराइयां आप तक या आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। तो लिटरेसी रेट की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर जाता है, जिसमें अगर हम देखें हमारे पास आप टेबल 3.4 में देखिए तो उसमें आपको केरल जो सबसे टॉप पे दिखेगा और उसका जो इंडेक्स है वो है 0.638, और उसके बाद आपको पंजाब सेकेंड नंबर पे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उनके इंडेक्स दिए हुए उनके सामने आप देख लीजिएगा, हरियाणा, ये स्टेट्स आते हैं। और सबसे नीचे आप लोएस्ट में जाएंगे तो आपको सबसे कम में बिहार मिलेगा 0.367। मेरे पास ये 2001 का आंकड़ा है, हो सकता है आपकी किताबों में ये अलग अलग हो, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, जिस ईयर का होगा उसको ज़रूर मेंशन करिएगा। तो असम है, उत्तर प्रदेश है, असम का है 0.386, उत्तर प्रदेश 0.388, आफ्टर दैट मध्य प्रदेश एंड इट इज़ 0.394, उड़ीसा 0.404। तो ये सारे आंकड़े हमारे पास हैं, जिसमें सबसे टॉप में केरला और सबसे डाउन में आप देखेंगे हमारा बिहार है, हमारा पड़ोसी स्टेट बिहार है। अब इनके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं इनके पीछे होने का, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड हिस्टोरिकल। सोशल में आप जानते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सोशल कारण क्या हो सकते हैं। पॉलिटिकल कारण ये भी होता है कि बहुत बार ऐसी राजनीतिक अवस्थाएं हो जाती हैं जो समाज, देश को बहुत पीछे लेकर के चली जाती हैं, और इस मंच से किसी पार्टी विशेष का नाम लेना तो उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं तो 90 के दशक में बिहार में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का राज था कि हाई कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी
कि बिहार में जंगल राज है और उसमें काफ़ी सारे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट सतह पे आए थे, यहाँ तक कि डीएम तक की हत्या कर दी जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा, या पॉलिटिकल डोमिनेशन कह सकते हैं इसको, पॉलिटिकल डोमिनेशन रहा। पॉलिटिक्स एक कास्ट और क्रीड विशेष को सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से उस कास्ट का बोलबाला था, फिर वो कास्ट क्राइम में आगे आता गया। तो ये सारे सिनेरियो था। उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, तो आज बिहार की स्थिति काफ़ी सुधरी हुई है। इकोनॉमिकल लेवल पे भी देखिए तो जब तक झारखंड बिहार के साथ रहा तो वो एक रिच मिनरल स्टेट था, लेकिन जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो बिहार के पास सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ नहीं बचा। चूँकि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ नहीं चल पाई। और दूसरी बात, इस वजह से वहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, पलायन हुआ, वहाँ के लोग बाहर चले गए। और सिर्फ मजदूर तबके के लोग नहीं बल्कि जो पढ़े लिखे थे वो भी बाहर चले गए, बाहर जाके काम करना शुरू किया। बिहार से बहुत एक तरीके से देखिए तो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग भी बाहर जाकर के काम करते हैं, वहाँ पे वो माहौल नहीं मिल पाता। और इन तरीके से आप देखिए तो बिहार के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पीछे रहने का कारण ये है। केरला को अगर आप देखिए तो केरला में आप देखिए वहाँ पे 90.92% तक लिटरेसी रेट है। भारत का सबसे लिटरेट और इंटेलेक्चुअल स्टेट कहा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन चीज़ों को लेकर के जागरूकता हुई। कौन सी चीज़ें थी वो, एजुकेशन से जागरूक होने के बाद वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। वहाँ पे सोशल जो इलनेस थे, जो सामाजिक बुराइयाँ थी, सामाजिक बीमारियाँ थी, उसको दूर रखा, जिसकी वजह से वो मानव सूचकांक में लगातार आगे आते गए। वहाँ पे कास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्रीड को लेकर के, क्लास को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं हुआ, किसी प्रकार का पॉलिटिकल डोमिनेशन अगर हुआ भी तो वो कास्ट या क्रीड को लेकर के सपोर्ट करने के नेचर में नहीं हुआ, बल्कि डेवलपमेंट को ही प्रोसेस दिया। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोस्टल स्टेट होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन, फिशरीज और प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आगे रहा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है आगे गया। तो ये कारण है। अब इसी में हम हरियाणा पंजाब को देखें तो हरियाणा और पंजाब में देखिए पूरे भारत में जितनी कृषि होती है और या गेहूँ होंगे, जैसे गेहूँ की जितनी आवश्यकता होती है गेहूँ और चावल की, वो अकेले हरियाणा पंजाब पूरा कर सकने में सक्षम है। हरियाणा में कैनाल्स काफ़ी सारे हैं, पंजाब में रिच बहुत प्रचुर मात्रा में नदियाँ बहती हैं, इसी वजह से उसका पंजाब भी नाम है। और अच्छे पैमाने पे HIV सीड्स हैं, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का बड़ा एफर्ट आया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे वहाँ पे बिजनेस एग्रीकल्चर होता है। गेहूँ चावल बहुत बड़ी मात्रा पैदा होता है, वहाँ के किसान उस फसलों को बेच करके काफ़ी रिजने वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ अच्छी तरीके से होती है। चंडीगढ़ वगैरह, लुधियाना, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये अपने इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से भी जाने जाते हैं। लुधियाना में गारमेंट वगैरह का काफ़ी अच्छा काम होता है, तो वहाँ पे अच्छा लिटरेसी रेट भी वहाँ पे बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, अच्छी मानी जाएगी। और लिटरेसी रेट प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इस वजह से अनदर चीज़ों को भी वो बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर लेते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, इसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी ऊपर सेकेंड थर्ड नंबर पे वहाँ का, भारत के नज़रिए से देखा जाए तो सेकेंड और थर्ड नंबर पे है। अगर उसी समय उत्तर प्रदेश और असम के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति लिटरेसी रेट में भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मामले में देखा जाए तो वेस्ट यूपी ही बेटर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है। ईस्ट यूपी को लेकर के थोड़ा सा हम अगर कंपेयर करें तो ईस्ट यूपी में उसके एवज में कम होता है। हालांकि नदियाँ भी यहाँ पे गंगा यमुना और काफ़ी सहायक नदियाँ हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फील्ड्स काफ़ी हैं और एग्रीकल्चर भी हम लोग करते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा की तुलना में देखा जाए तो वो कम है, खास करके ईस्ट यूपी में देखा जाए तो कम है। पॉलिटिकल अनरेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉलिटिक्स ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया यहाँ के डेवलपमेंट को भी, खास करके 90 से लेकर के अन्य दशकों तक। कास्टिज्म उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कास्टिज्म की वजह से उत्तर प्रदेश का जो बैकवर्डनेस है वो काफ़ी, इसका हम बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं कास्टिज्म को। कास्ट पॉलिटिक्स, क्लास पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी होते रहे हैं और इन कारणों से जो यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफ़ी पीछे रह गया है। तो ये कुछ कारण हैं। और आप बिहार वगैरह का कुछ यहाँ पे दिया हुआ है लिटरेसी रेट, जिसमें 2001 का हमारे पास है ये फैक्ट्स है, तो 60.32
62% है लिटरेसी रेट, जिसमें मेल और फीमेल में बड़ा कम अंतर पाया गया, नहीं दोनों का वही रेशियो रहा है। और बिहार में 60.32% ये रेशियो दिखा रहा है। ये 2001 का आंकड़ा हमारे पास है। जबकि आप केरला में देखिए तो केरला में वहाँ करीब 90.92%। सोचिए कितना डिफरेंस है, करीब अगर देखा जाए तो 30% का डिफरेंस दिखा रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये अलग अलग इंडिकेटर्स को शो कर रहे हैं। और आगे देखिए कुछ कारण यहाँ पे और दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉलोनियल पीरियड के समय को भी दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात भी किया था कि कॉलोनियल पीरियड में चूँकि उनका अंग्रेज़ों का मेन काम था यहाँ से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करना, यहाँ से कच्चे रॉ मटेरियल्स को ले जाना, फिर वहाँ से फिनिश गुड को ले आकर के वर्ल्ड वाइड बेचना, भारत में बेचना। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, बहुत ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, भारत के ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। तो एक कॉलोनियल कारण था। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। और अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब इसके बारे में आप देखिए तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल थिंक है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट अगर देखा जाए आज के संदर्भ में देखा जाए तो बड़ा विपरीत माना जाएगा। आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से पूरा विश्व रुका हुआ है, किसी भी प्रकार के विकास का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, सड़क पे कोई गाड़ियां नहीं दौड़ रही हैं। और आज ही ये न्यूज़ आई थी कि जो अटलांटिक है वहाँ पे जो ओजोन लेयर था जो फट चुका था, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज आ रही थी अंदर, आज ही ये न्यूज़ आई कि वो ओजोन लेयर पूरी तरीके से पैक हो गया है। तो आप देखिए कि सिर्फ 1 महीने के आर्थिक क्रियाकलापों को रोकने से किस प्रकार नेचर ने अपने आप को हील कर लिया। यानी कि हमने 200 सालों तक, करीब 18वीं शताब्दी में आर्थिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। 200 सालों में हमने ये नेचर को कितना तकलीफ पहुंचाया। हमारे लिए जो एक आधार बनाया गया था प्रकृति के द्वारा, जो ओजोन लेयर क्रिएट किया गया था, हमने उसको तक नहीं छोड़ा। और आप जब लॉकडाउन की वजह से आपके यहाँ भी न्यूज़ चैनल्स में भी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आते होंगे कि जो प्रकृति है बहुत खुल करके आ रही है, काफ़ी क्लीन नज़र आ रही है। जो जंगली जानवर हैं, मोर वगैरह और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में चलते रहते हैं कि वो सड़कों पे टहल रहे हैं, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण बना हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रुकने से किस प्रकार नेचर ने अपने आप को हील किया है। प्रकृति फिर से शुद्ध हो गई है, गंगा का पानी शुद्ध हो गया, वाराणसी में पीने लायक हो गया है। और वर्ल्ड वाइड भी देखिए तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से निखर करके आई है, प्रकृति सुधर करके आई है। जबकि डेवलपमेंट को देखिए, अगर जब हमारे यहाँ विकास की प्रक्रियाएं चल रही थी, विकास का कार्यक्रम चल रहा था, यानी कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हो रहे थे, तो हमने समाज को क्या दिया? हमने समाज को इनइक्वलिटी दी, हमने समाज को करप्शन दिया, हमने समाज को डिजीज़ दिया, काफ़ी डिफ्रेंशिएशंस आए लोगों के बीच में, क्लास क्रिएट कर दिया। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बात किया था, जो रेखा का हमने स्टोरी आपको सुनाया था कि जब वो दिल्ली आती है तो देखती है यहाँ के चमक दमक को, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद उसको समझ में आ जाता है जब वो स्लम्स को देखती है। तो ये विकास ने हमें दिया। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आज रुकी तो नेचर ने हमको क्या दिया, ये आप दोनों चीज़ों को देखिए। यही समझाने का प्रयास कर रहा है ये टॉपिक। और इसमें यूनाइटेड नेशन ने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में बताया 1993 में जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का जो दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था डेवलपमेंट का, तो उसमें सीधे बताया कि इसमें जो पार्शियलिटी है, जो पूर्वाग्रह है, वो खत्म करके, यानी कि हर ग्रुप तक विकास पहुंचे। 1993 में ये बता दिया गया था। आज 2020 है, 2020, यानी कि करीब 27 साल पहले का ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। और आज आप चेक करिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट पे सही उतरे हैं। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया डेवलपमेंट का कि पार्शियल डेवलपमेंट ना हो, क्या ये सही हो चुका है समाज में? मेरे हिसाब से तो नहीं। इस लेवल पे यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि आज भी अनइक्वल डेवलपमेंट है।
जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, मुंबई भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एरिया, भारत का सबसे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ चलती है। और दूसरी तरफ आप देखिए तो एशिया का सबसे बड़ा स्लम वहाँ पे है। दैट इज शो द इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज़, इकोनॉमिकल डिफरेंशिएशंस। दूसरी बात है कि डेवलपमेंट, जब आपका पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा, पॉपुलेशन सही रेशियो में रहेगा, तभी वो डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगा। आपको डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स चाहिए, और रिसोर्स आपको उतना ही एक लिमिटेड मैनर में मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड है। और आप पॉपुलेशन को अगर अनलिमिटेड कर देंगे या लिमिटेड वो नहीं रहेगा या अब बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वो रिसोर्स ठीक ढंग से हमारे पास नहीं पहुंच पाएंगी, इक्वल मैनर में नहीं पहुंच पाएंगी। और जब इक्वल मैनर में नहीं पहुंचेगी तो वो अनइक्वलिटी बढ़ाएगी। पॉपुलेशन भी एक फैक्टर यहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अनइक्वल होता है, बाधित होता है, करप्ट होता है। यानी कि एक तरफ हमने देखा कि डेवलपमेंट जिस तरीके से अंधाधुंध डेवलपमेंट हमने कहा, हमने किया, नेचर को हार्म किया, तो हमको नेचर को बिना हार्म किए डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने होंगे। दूसरा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके हमको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को देखना होगा। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड एकदम हमको बस विकास चाहिए, हम तमाम प्रकार की इंडस्ट्रीज़ लगा दें, जितनी भी आबादी है उसके लिए हम रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज़ करना शुरू कर दें। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि एक तो रिसोर्स बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा, दूसरा हम आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी, हम उसके लिए कोई विकास कार्यक्रम ना कोई रिसोर्स बचा पाएंगे। तो पूरे कॉन्सेप्ट का एक तरीके से नेचर यही था। न्यूक्लियर वार को भी कुछ इसमें बात किया गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स इन चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि ये भी एक विकास का पैमाना था। हमने नाभिकीय चीज़ों, नाभिकीय यानी कि रेडिएट मैटर्स को इसलिए खोजा था ताकि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन एनर्जी तो बाद में प्रोड्यूस किया हमने, पहले वेपन्स बना लिया, और वो भी मास लेवल पे एक तरीके से खत्म करने वाला वेपन, मनुष्यों का को मार देने वाला वेपन, जिसका हमने एग्जाम्पल देखा है आपके नागासाकी हिरोशिमा में। तो पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि विकास को एक तरीके से इन चीज़ों से बचा करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह काम करना चाहिए, ताकि वो नेचर को भी हार्म ना करे और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम ठीक ढंग से उसको रिप्रेजेंट कर दे सके, आगे आने वाली पीढ़ी को हम हैंड ओवर कर सकें।